नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में एक वस्तु पर एक फ्री वाली बात को पढ़ेंगे। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज का युग विज्ञापन का युग है और इस युग में वस्तुओं को बेचने का एक जबरदस्त और प्रभावशाली तरीका यह है कि एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु फ्री दे दी जाए तो ग्राहक खुद ब खुद इस चाल में फंस जाएगा और उसको पाने के लिए या उसको पाने के लालच में चला आएगा। जैसे फूलों के प्रति भौरा, चीनी के प्रति चींटियां और चांद के प्रति बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 4 मेरा भला करने वालों से बचाएं, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र सहगल जी हैं, को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। बच्चों, राजेंद्र सहगल जी का जन्म 24 अगस्त 1953 को हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप बैंक में उप प्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। आप आकाशवाणी से विभिन्न विषयों पर वार्ताओं का प्रसारण करते हैं तथा सामयिक महत्व के विषयों पर फीचर लेखन भी करते हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में आपके लगभग 50 व्यंग्य लेख प्रकाशित हुए हैं। बच्चों, राजेंद्र सहगल जी की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी उपन्यास 3 दशक शोध प्रबंध है और सत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में व्यंग्य संग्रह है। तो चलिए हम इनकी विधा को भी देख लेते हैं। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है। अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियां, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान हैं, अर्थात उपहार हैं। व्यक्ति का दो मुहापन, दोगलापन, पाखंड, चालाकी, धूर्तता इतने पर्दों के पीछे छिपी रहती है कि केवल व्यंग्य रचनाकार ही अपनी पैनी नजर से उसे देख पाता है। वह व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त होकर व्यक्ति के इस पाखंड को पकड़ता है। किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। भावातिरेक के बजाय भावों की तरलता ही व्यंग्य लेखक की वास्तविक कुंजी हो सकती है। श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, शंकर पुणतांबेकर आदि ने व्यंग्य साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। तो चलिए हम पाठ परिचय को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है, उसका 100वां हिस्सा भी सच को सच साबित करने में नहीं लगता, परंतु झूठ को ही सही कहना आधुनिक काल का फैशन है। आज एक चीज के ऊपर दूसरी चीज फ्री, इस लालच में फंसे व्यक्ति की परेशानियां बताते हुए मुफ्त के चक्कर में अपना भला करने वाले हमारे आसपास कई सारे लोग दिखाई देते हैं। उनसे मुझे बचना है कहकर इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसा गया है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने स्वयं के कुछ अनुभवों को हमारे सामने रखा है, जिसे आज हम भी अनुभव कर रहे हैं और फ्री और डिस्काउंट के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, या फिर पूरी तरह से हम फंस चुके हैं। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से लेखक के अनुभवों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जो आज हमारा अनुभव भी है। लेखक कहते हैं,
इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि सब मेरा भला करना चाहते हैं। लेखक अखबार पढ़ते हैं तो समाचार पढ़ने से पहले उसके साथ ढेर सारे कागज आ जाते हैं। उन कागजों के माध्यम से कोई कहता है कि आपके द्वार पर आकर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। यदि आप मोटे हैं तो हम पतला कर देंगे, पागल हैं तो ठीक कर देंगे। क्लिनिक से हर स्लिमिंग सेंटर वाला कह रहा है, बस आप आ जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दें। हलवाई की दुकान वाला कह रहा है, ऐसी मिठाई आपने कभी नहीं खाई होगी। मीठा खाएं पर मीठे का असर जरा भी न होगा। ऐसी चीनी का इस्तेमाल वे करते हैं। बच्चों, आज हमारी जीवन शैली बदल गई है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है और उसके मन में अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। इसी अहंकार के चलते वह दिखावे की दुनिया में ऐसे उलझ जाता है कि वहां से निकलना असंभव सा प्रतीत होता है और व्यक्ति अपने अहंकारों की तुष्टि के लिए या दिखावा करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर खर्च करना चाहता है। इन्हीं सब बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अपने अनुभव को यहाँ पर बता रहे हैं। लेखक कहते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला फ्री डेबिट कार्ड दे रहा है। कार्ड देने वाले कहते हैं, पैसे खर्च करने या नकद खर्च करने की कोई ज़रूरत पहले नहीं है। आप बेवजह पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम तो सामान को आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल यानी सामान खरीद लीजिए। लेखक कहते हैं कि गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज भी दिए जा रहा है। लेखक का कहना है कि एक अखबार के साथ पैम्फलेट इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेखक कहते हैं कि प्रदर्शनी देखते समय भी मुस्कुराती हुई, चहचहाती हुई लड़कियों का झुंड आपके पास आकर फॉर्म भरवाने लगती हैं और हमारा ऑटोग्राफ यानी सिग्नेचर लेने लगती हैं। ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, अर्थात जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है और हमारी भलाई करना चाहता है। इतना ही नहीं, फार्म के साथ ही कुछ इनाम मिलेगा, ऐसी उम्मीदें बंधाती जा रही हैं। बच्चों, लेखक अपने घर के लिए कोई साफ पानी पीने के लिए वाटर फिल्टर लगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता है, पैसे आते रहेंगे, पहले आप फॉर्म भर दीजिए बस। सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा कि आपकी किस्त कब पूरी हो गई। लेखक कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड वाला विवरण भेज रहा है, बस आप पेट्रोल भरवाते रहें। साबुन की एक टिकिया मांगी जाती है तो सीधे उसे कम से कम 4 टिकिया पकड़ा दिए जाते हैं, जिसमें एक मुफ्त होती है। बच्चों, लेखक यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हर जगह पर फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारे का भाव बढ़ गया है। आज कोई भी खाने वाली वस्तु छोटी नहीं मिलती है, सीधे लार्जर देन लाइफ हो गई है। कितनी आसानी से कहा जाता है कि पहले ज़्यादा खाओ और फिर पाचक की गोलियों से उसे पचाओ। यहाँ पर लेखक का प्रश्न यह है कि क्या इससे पहले किसी ने किसी की इतनी चिंता की है? लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया से प्यार मोहब्बत कम होती जा रही है। यह उनकी समझ की कमी है। प्यार तो
दोगुना 4 गुना बढ़ गया है। बच्चों, आप सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है कि आजकल हम अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने लगे हैं। यही कारण है कि हम अपनी भूख से कहीं ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, और वो भी अस्वस्थ भोजन, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव और भी न जाने कौन-कौन से पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा फैट्स बढ़ जाता है और हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जिम और योगा का सहारा लेना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक भी स्वस्थ रहने के लिए पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें योग संस्थान वाले मिलते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सैर करने से काम नहीं चलेगा। वे मुझे योगा के फायदे समझाते हैं। मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, तो वे इसे दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। वे हर जगह कंपटीशन पैदा करना चाहते हैं। लेखक अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताते हैं कि मैं इस सैर से ही फिट रहता हूँ। फिर भी वे लोग लेखक की नासमझी मानकर उन्हें योगा के फायदे ही बताते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अगले दिन लेखक को सैर के लिए कोई दूसरा पार्क खोजना पड़ता है। बच्चों, लेखक आगे कहते हैं कि मैं पिछले कुछ वक्त पहले इन योगा वालों से प्रभावित रहा, पर अब मेरा मोह भंग हो गया है। हुआ यूं कि पार्क में घूमते घूमते मैं इनके ठहाके सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। सोचता कि आज के इस वक्त में ठहाके लगाने के लिए आखिर इनके पास नुस्खा क्या है। मैं भी कुछ सकुचाते और घूमने का बहाना बना उनके दायरे में शामिल हो गया। वहां जाकर पता चला कि उनका ठहाका लगाने का आधार था कि वे एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, जिस पर सभी समवेत स्वर में ठहाका लगाकर हंसते। मुझे ठहाका न लगाते देख और अपनी हंसी में योगदान न देते देख हैरान होते। बाद में मुझे इन चुटकुलों की समझ न रखने वाला मान कर माफ कर देते। मुझे जल्दी ही इन ठहाकों का राज समझ में आ गया और मैं अपने रास्ते वापस आ गया। बच्चों, आज हर एक व्यक्ति जल्द से जल्द आसमान की ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है, यानी अधिक से अधिक पैसे कमा लेना चाहता है, और यही वजह है कि एक नौकरी के साथ वह अपना साइड बिजनेस भी करने लगा है। अतः यहाँ पर अखबार के दफ्तर से दो युवाओं के अपने पास आने का कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि उन दोनों युवाओं ने कहा कि हम फिल्में दिखाते हैं और आपकी राय जानने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, परंतु जैसे ही मुझे काम में व्यस्त देखा तो हस्ताक्षर के लिए उन्होंने कागज आगे बढ़ा दिया और यह कहते हुए कि पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करना है, हस्ताक्षर वाली जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। और थोड़े ही दिनों बाद चमचमाता हुआ क्रेडिट कार्ड मेरे घर यानी लेखक के घर पहुंच गया। इस मामले की छानबीन करने के बाद यह पता चला कि वे देश के भावी कर्णधार बेशक अखबार के ऑफिस से आए थे, परंतु उनका किसी विदेशी बैंक से भी कॉन्ट्रैक्ट था और इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने के टारगेट को यानी लक्ष्य को पूरा करना था। बच्चों, बात यही समाप्त नहीं होती है। फिल्में देखने हम सभी जाते हैं, वहाँ पर भी फ्री के भंवर में हमें फंसा दिया जाता है। यहाँ पर लेखक ने अपने फिल्म देखने के अनुभव को बताया है, जो हमारा भी अनुभव
हो सकता है। फिल्म देखने जाता हूँ, टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर लिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है, 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा प्यासा थोड़े ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी। उसे यानी टिकट काउंटर वाले को पता है कि भूख तो लगेगी। वह दूरदर्शी है। उससे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतजाम कर देता है। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरूप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान, टिकट के साथ तो हम आधे पैसे ही ले रहे हैं। यह स्कीम आपके फायदे को ध्यान में रख कर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता। 10 रुपए के पॉपकॉर्न 100 रुपए में खाकर उनका एहसान मानने लगता हूँ। बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज का मानव अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह हमारी चिंता कर रहा है। दरअसल हमारी चिंता के बहाने वह स्वयं की चिंता कर रहा है। बच्चों, इन सब बातों को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उसकी तरफ अनायास बरबस ही खींचे चले जाते हैं। लेखक हमें इस फ्री और डिस्काउंट वाले किस्से को अपने एक और अनुभव से बताते हुए कहते हैं कि आजकल मॉल में कपड़ों की सेल चल रही है। सामान बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, 1500 की साड़ी मात्र 350 में, 1000 का कुर्ता मात्र 200 में है। मैं जिज्ञासावश पूछ बैठता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वह झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ। मुझे अपने देशवासियों से प्यार है। मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। यानी दुकानदार ने कहा, मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दरअसल वह सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए अपने को धरती का लाल कहता है। वह अपने बलिदान के लिए उतारू है। वह व्यापारी है, हर चीज बेच लेता है, अपना कर्ज उतार रहा है। मैं निरुत्तर हो जाता हूँ और उस महान आत्मा के सामने नतमस्तक खड़ा हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि त्योहार पर होने वाली छुट्टियों की अग्रिम यानी एडवांस में सूचना दुकानदार दे रहा है। वह कहता है, फला फला तारीख को दुकान बंद रहेगी। आज ही आप सभी जरूरत का सामान जमा कर लो या खरीद लो। हमें यानी दुकानदार को आपकी बड़ी चिंता रहती है। हमें पता है, इसके बिना आप रह नहीं पाओगे। सामान को दुगनी कीमत में प्राप्त करने के लिए दर दर भटकोगे। वो आगे कहता है, यानी दुकानदार आगे कहता है कि लोग कहते हैं मनुष्य में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। जब तक हम रहेंगे मनुष्यता बची रहेगी। बच्चों, इन्हीं सब बातों को बताते हुए लेखक बाजार के शोरगुल से घबरा जाते हैं और मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करते हैं, परंतु वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। और लेखक हमें बताते हैं कि समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं। मौसम का हाल जानना चाहता हूँ तो 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह बताया जा रहा है, गर्मी की तपिश से जनता बेहाल, आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर न निकलें।
आपका गर्मी से आया पसीना अब आपको पूरी तरह नहला देगा। इसी तरह सर्दी के खौफनाक वर्णन से आप रजाई में भी कंपकपी महसूस कर सकते हैं। असल बात दर्शकों का मनोरंजन है। खबर भी पता चल जाए और मनोरंजन भी हो जाए, यह तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। वह एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से फिर दोहराएगा। वह सबका भला चाहता है, उसका साध्य पवित्र है। साधन से समझौता कर लें, पर साध्य साफ होना चाहिए। दरअसल यह हमारा भला चाहने वाले हैं, जिनकी चिंता को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए, इनकी भाषा के मर्मांतक प्रहार से मरना लाजिमी है। बच्चों, आजकल हम सभी को खूबसूरती से मोह हो गया है। हर एक व्यक्ति खूबसूरत और सुंदर दिखना चाहता है। इसके लिए वह सदैव तत्पर रहता है और कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। अतः लेखक अपने मोहल्ले में पुरुष ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने पैर के लंबे नाखून कटवाना चाहता हूँ, परंतु ब्यूटी पार्लर वाला मेरा यानी लेखक का फेशियल करना चाहता है। उसका कहना है कि नाखून तो जुराबों यानी सॉक्स में छुप जाएंगे, पर मुंह तो सबको नजर आएगा। वह मेरी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहता है। मैं अपने पैर के लंबे नाखून कटवाने पर अड़ा हूँ। लेखक कहते हैं कि पता नहीं क्यों वह मेरी बात मान गया और उसने मेरे पैर पानी में रखवाए। फिर बड़ी देर तक मेरे पैरों के नाखूनों को घिसता रहा। मुझे आज से पहले अपने नाखून इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं लगे। वह मेरे मुड़े नाखून को सीधा करने लगा। बड़े तरीके से नए नए औजारों से घिसने लगा। कोई संगमरमर की मूर्ति तराश रहा है। मैंने ऐतराज किया तो उसने मेरे ऐतराज पर घोर ऐतराज किया। उसने पैर के बड़े नाखून से होने वाली तकलीफों पर व्याख्यान दिया। उसने इसे नाखून कटवाने की जगह पेडिक्योर का नाम दिया। वह बड़ा लुभावना नाम था, अतः मैं भी मान गया। मैं उसके तर्कों से खुशी खुशी हार गया था। उसने नाखून काटने के सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए लेकर मुझे मुक्त कर दिया। लेखक के अगले अनुभव को जानने से पहले हम थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। बच्चों, नई नई तकनीकियों से आप भली भांति परिचित हैं। वैसे तो हर एक विकास का अपना एक महत्व होता है और जीवन है तो विकास तो होना ही चाहिए। इन नई नई तकनीकियों के फायदे भी अनेक हैं, खासकर मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप की दुनिया। अब आप इस कोरोना काल को ही ले लीजिए। यदि ये सब नहीं होता तो हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कैसे कर पाते? ऑफिस के काम लोग घर बैठे कैसे कर पाते? यानी हर एक काम हम इन्हीं के माध्यम से तो सुचारू रूप से कर रहे हैं। परंतु बच्चों, कहा जाता है ना कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है, या फिर किसी वस्तु के अत्यधिक उपयोग करने से हमारा नुकसान होता है। तो आज हम अपने उपयोगी वस्तु मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप का दुरुपयोग भी करते चले जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। खैर, यह सब तो हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कितना करना है। यहाँ पर लेखक भी इससे प्रभावित हुए हैं और उसके बारे में हमें अपने अनुभव को बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था।
एक लंबी कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उस कतार में मैंने झांक कर देखा कि कतार मोबाइल खरीदने वालों की थी। चिल्ला चिल्ला कर स्पीकर पर सूचना दी जा रही थी कि मोबाइल खरीदो और सिम कार्ड मुफ्त में पाओ, टॉक टाइम भी साथ में ले जाओ। यह सुनकर मैं भी यानी लेखक भी मोबाइल कतार का एक हिस्सा बन जाते हैं और उस भीड़ में दिन भर खड़े होकर मोबाइल का मालिक बन जाते हैं। उस दिन से मोबाइल को जेब में रखकर मोबाइल की घंटी बजने का इंतजार कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने मोबाइल खरीदा है, स्विच ऑन किए बैठा हूँ, कोई फोन नहीं आ रहा है। बीच बीच में यह भी चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई गलत बटन तो नहीं दब गया है। लेखक कहते हैं कि मेरे पास ही 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 युवा लड़के बैठे हैं। उन्हें धड़ाधड़ फोन आ रहा है, दिवाली की शुभकामनाएं आ रही हैं। लेखक का मानना है कि यह बात भी ठीक है, जो हमारा शुभ कर पाए उसे ही तो शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। जो न कुछ दे सके और न कुछ फायदा ही करा सके, उसका क्या शुभ और उसकी क्या शुभकामनाएं। बच्चों, लेखक ने अपने कुछ दोस्तों को निर्देश दिए हैं कि फोन मोबाइल पर ही करना। ऑफिस का फोन ध्यान आकर्षित नहीं करता है, मोबाइल फोन तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लेखक व्यंग्य रूप में कहते हैं कि जब तक मोबाइल दूसरे का ध्यान न बांटे, तब तक फोन का क्या मतलब है। जिंदगी में इतना कुछ करना है, पर जिंदगी बहुत छोटी है। बच्चों, यहाँ पर आज की तारीख में युवा वर्ग ही नहीं, सभी की बात कर लेते हैं। सच में जिंदगी बहुत छोटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की युवा पीढ़ी अपने आप को मोबाइल में ही देखना पसंद करती है। हर समय मोबाइल में ही लगी रहती है, गलत हो सही हो, हर एक चीज़ मोबाइल में ही ढूंढते हैं। यहाँ पर ये भी बात सच है कि आज समय के साथ तो हम चल रहे हैं, एडवांस भी हो चुके हैं, लेकिन उस समय को हम यूं ही गंवाते चले जा रहे हैं। आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया के साथ चलने की बात तो हम करते हैं, परंतु हम अपने आप को ही आगे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि सबकी तरह इस छोटी सी जिंदगी में हम कम समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं, परंतु हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बहुत कुछ चाहने से और बहुत कुछ करने से हमारा काम नहीं चलेगा, जब तक कि हम उसके लिए कोई श्रम न करें, कोई मेहनत न करें। समयानुसार ही हमें बहुत कुछ मिल सकता है, परंतु हमारे अपने जीवन में हम संतुष्ट नहीं हैं और कम समय में बहुत कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बिना कर्म किए, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलेगा और यही कारण है कि कम उम्र में हमें जब कुछ नहीं मिलता है, तब हम उदास हो जाते हैं और फिर अपनी उदासी को जीवन भर ओढ़े रहते हैं। समय का महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। यही बात यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगानी होती है। लेखक कहते हैं कि आजकल का आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि सड़क पर चलते चलते फोन कर रहा है। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बच्चों, यह बात तो सच है कि आज हम अपनी ही धुन में रहते हैं, सड़क पर चलते चलते ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं और हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की आवाजाही में व्यवधान होता है और कभी कभी तो मोबाइल पर बात करते करते जब हम सड़क पर चलते हैं तो काल के गाल में समा जाते हैं। सेल फोन से हम सभी हीनता की ग्रंथि से मुक्त हुए हैं। बच्चों,
यह बात तो सच है, इस मोबाइल की वजह से सभी बड़ा गर्व महसूस करते हैं और यही कारण है कि आज सभी अपने अपने मोबाइल से दोस्ती कर बैठे हैं। आज की तारीख में हम एक दूसरे से मिलना समय की बर्बादी मान बैठे हैं। मिलने की बजाय हम मोबाइल पर घंटों बात कर सकते हैं। बच्चों, फ़ोन पर तो साधारण बात भी कुछ खास लगने लग जाती है, उसमें करंट दौड़ जाता है। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मोबाइल के आ जाने से लोगों में एक तरह की स्फूर्ति आ गई है। घर से आदमी ऑफिस के लिए निकलता तो है, परंतु ऑफिस पहुंचकर वह अपने पहुंचने की खबर दे रहा है। यह हम सब जानते हैं कि मोबाइल पर बात करना सभी को एक प्रकार की सुखद अनुभूति का आभास कराता है और यही कारण है कि सभी लोग एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। लेखक उदास मन से कहते हैं कि मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया है और मुझे उस मोबाइल से प्यार हो गया है, लेकिन मैं बहुत देर से यह प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मुफ्त में मिले सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं बज रही है। बच्चों, मुझे यहाँ पर कबीर दास जी का एक दोहा याद आ रहा है। वे कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजय और ठगे दुख होए। यहाँ पर लेखक भी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि कोई घोषणा करते हुए हमारा नुकसान करता है तो उससे हम बचने का प्रयत्न कर सकते हैं। वहाँ मर्जी हमारी होगी, परंतु इन अघोषित तौर पर हमारा फायदा करने वालों से बचने की जरूरत है। यह हर हाल में आपका भला करके ही दम लेंगे। लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार इन भला करने वालों को समझाया है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे अपना भला नहीं करवाना है। फिर भी वे लेखक की निष्क्रियता को नज़रअंदाज करते हुए उनको फायदे के नुस्खे समझा रहे हैं। जैसे यह ले लो तो वो फ्री मिलेगा, वो ले लो तो ये फ्री मिलेगा इत्यादि कहते हैं। बच्चों, लेखक यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि पता नहीं वे कौन से लोग हैं कि आए दिन कहते रहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। यह कहकर एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर तो हमारा भला करने वाले परेशान करने की हद तक भला करने लगे हैं। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सटीक बात कही है कि यदि कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो हम उस आदमी से सीधे सीधे टक्कर ले सकते हैं या फिर उससे बचने के लिए किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से भला करने वालों को पहचानना बहुत ही कठिन है। अंत में लेखक ने प्रार्थना की है कि आप सभी मुझे किसी भी तरह से इन भला करने वालों से बचाइए। बच्चों, यह रचना लेखक के झूठ बराबर तप नहीं व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो कुछ भी कहा है वह 100% सच है और हम सभी इसे बखूबी जानते हैं, परंतु हम अपने फ्री वाली मानसिक प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। बच्चों, हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है, तो चलिए हम इस पाठ के स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। आकलन कृति क्रमांक 1 का अ लिखिए। लेखक की चिंता करने वाले। पहला, लड़कियों के झुंड। दूसरा, वाटर फिल्टर लगाने वाले। तीसरा, क्रेडिट कार्ड वाला। चौथा, साबुन की 4 टिक्कियों के साथ एक मुफ्त देना। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। एक बॉक्स में लेखक की चिंता करने वाले लिखिए, उसके
अगल बगल 4 बॉक्स बना दीजिए और उन चारों बॉक्स में उत्तर लिखिए। अर्थात लड़कियों के झुंड, दूसरा वाटर फिल्टर लगाने वाले, तीसरा क्रेडिट कार्ड वाला, चौथा साबुन की 4 टिक्कियों के साथ एक मुफ्त। ठीक है। कृति क्रमांक 1 अ का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। लेखक का योग के प्रति मोह भंग हो गया है। उत्तर, एक दिन लेखक योगा वालों के साथ मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ठहाका लगाने का आधार है एक दूसरे को चुटकुला सुनाना। अतः लेखक को जब योगा वालों के ठहाके लगाने का राज पता चला तब उनका मोह भंग हो गया। कृति क्रमांक 1 का आ कारण लिखिए। लेखक की परेशानी के कारण को लिखना है। ठीक है। पाठ शुरू होते ही हम लोगों ने पहली ही लाइन को देखा था। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। इसके आधार पर लेखक की परेशानी के कारण को बताना है। ठीक है। लेखक की पहली परेशानी समाचार के साथ आने वाले बहुत सारे कागज हैं। तो दूसरी परेशानी अखबार के साथ पैम्फलेट पढ़ने बैठने पर अखबार पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। ठीक है। तो बच्चों, शब्द संपदा को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कृति क्रमांक 2 का अ उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। प्र, अ, वी और नी। बच्चों, उपसर्ग को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने व्याकरण की कक्षा में पढ़ लिया है और समझ लिया है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो अक्षर दिया हुआ है उसी अक्षर से कम 3 शब्द बनाएंगे। जैसे प्र से प्रगति, प्रयत्न और प्रक्रिया। अ से अचल, अनाथ, अमर। वी से विजय, विज्ञान, विशेष, वियोग। ठीक है। नी से नियम, निडर, निवारण और निरादर। बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अपने कृति क्रमांक 2 के आ को भी देखेंगे। प्रत्यय युक्त शब्द लिखिए। यहाँ पर प्रत्यय को भी हम लोगों ने अपने व्याकरण के वीडियो कक्षा में पढ़ लिया है और समझ लिया है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जो शब्दांश लगाया जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश है ई, ता, इक और ईय। ठीक है। तो यहाँ पर ई से 3 शब्द बनाने हैं। जैसे प्रगति, भक्ति, उपस्थिति। ता से महानता, मानवता और प्रभुता। इक से साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक। ईय से भारतीय, स्वर्गीय और शासकीय। बच्चों, इतना ही नहीं है, और भी शब्द हैं जिसे आप लिख सकते हैं और प्रत्यय को बना सकते हैं। ठीक है। बच्चों, हम अपने स्वाध्याय में इस पाठ के अभिव्यक्ति को भी देख लेते हैं। कृति क्रमांक 3 मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के प्रति लोगों की मानसिकता को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है, देख लिया है और पढ़ लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका उत्तर स्वयं लिख पाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। कृति क्रमांक 4 का अ पाठ के आधार पर ग्राहकों की वर्तमान स्थिति का चित्रण कीजिए। दूसरा आ अखबार के दफ्तर से आए 2 युवाओं से मिले लेखक के अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों,
इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 5 जानकारी दीजिए। कृति क्रमांक 5 का अ राजेंद्र सहगल जी की साहित्यिक कृतियाँ। एक हिंदी उपन्यास, दूसरा असत्य की तलाश, धर्म बिका बाजार में व्यंग्य संग्रह है, 3 दशक, शोध इत्यादि। ठीक है, कृति क्रमांक 5 का आ अन्य व्यंग्य रचनाकारों के नाम लिखिए। 1 श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, शरद जोशी, रविंद्रनाथ त्यागी, शंकर पुणतांबेकर इत्यादि हैं। ठीक है, कृति क्रमांक 6 निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। बच्चों, रस 2 नंबर का आता है, जिसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे निम्नलिखित रसों के उदाहरण लिखिए। रस व्याकरण को हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसकी परिभाषा को भी समझ लिया है। अतः यहाँ पर वीर, करुण और भयानक रस की बात की गई है। तो आपको उदाहरण पता होगा तो ही आप वीर रस के उदाहरण को लिख पाएंगे, करुण रस के उदाहरण को लिख पाएंगे और भयानक रस के उदाहरण को लिख पाएंगे। अतः आप इन रसों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उनके उदाहरणों पर भी ध्यान दे दीजिए। बच्चों, यहाँ पर रस के प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसे निम्न पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। ठीक है, जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यह उदाहरण कौन से रस का है, उसका नाम लिखिए। ठीक है, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। बच्चों, यहाँ पर यह पंक्तियाँ दी गई हैं, यह पंक्तियाँ कौन से रस की है, उसका नाम बताइए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि लेखक ने जो भी व्यंग्य के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज के लिए हम अपनी कक्षा को, अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।